हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हम राजस्थान पटवारी के लिए लगातार 12 घंटे आपकी क्लासेस लगा रहे हैं। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। प्राचीन भारत हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक भारत, इनके इतिहास से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। इनके जो शॉर्ट नोट्स है मैंने आपको अवेलेबल करा दिए हैं, देख लिए होंगे आपने, और नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहिए तो वो ले सकते हैं 70 148 31 463 पर व्हाट्सएप करके। बहुत सारी चीजें मिलेगी आपको, ये तो सब मिलेंगे, गणित रीजनिंग ये सब भी मिलेंगे, परंतु उसकी जो फीस है वो आप ध्यान रखें 20 रुपीज है साहब। 20 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। 70 148 31 463 पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं वो, अगर चाहे हो तो। चलिए साहब, क्वेश्चन करते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए काल के अनुसार। तो देखिए साहब, पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। जो पाषाण युग है वह 250 ईस्वी पूर्व, जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युग तक विस्तृत है। इसके चरणों में पूरा, जो सबसे पहला है पूरा पाषाण काल, वो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व तक, 20 लाख ईस्वी पूर्व से अपने 9 लाख ईस्वी पूर्व तक है, ठीक है साहब। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड। 20 लाख इतना पुराना है पूरा पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है या फिर लघु पाषाण काल है, वो 9000 ईस्वा पूर्व से 4000 ईस्वा पूर्व, तो ये इसका ये हो जाएगा। नव पाषाण युग है वो 6000 ईस्वा पूर्व से 2000 पूर्व ईस्वा पूर्व, और उत्तर पाषाण कौन सा हो गया, 2000 ईस्वा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, ठीक है साहब। अब आप अपने हिसाब से आंसर लगा लीजिएगा। किस स्थल में मानव कंकाल, अब पहले प्राचीन भारत के बारे में बात कर रहे हैं, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, कौन सी ऐसी स्थल है? तो ध्यान रखना, वो है ब्रुजहोम। ब्रुजहोम एक नवपाषाणिक स्थल है जो कश्मीरी घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल में ही आपको क्या है, कुत्ते का कंकाल मिले हैं, ठीक है साहब, ये आपको ध्यान में रखना है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? जो सिंधु सभ्यता है वो किससे संबंधित है? ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता साहब प्राग ऐतिहासिक, औग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो ये है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से होंगी, ठीक है साहब। आग ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ठीक है। इसका और भी नाम हो हड़प्पा संबंधी भी सभ्यता भी इसे कहा जाता है, ठीक है साहब। इस सभ्यता का जो प्राचीन सभ्यता है वो समकालीन कौन सी है, मिस्र की सभ्यता है, और मेसोपोटामिया है जो इसके समकालीन ही मानी जाती है, ठीक है साहब। ये सब आपको ध्यान में रखना है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल आपको ध्यान में रखना है, वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा हिसार में स्थित है, ठीक है साहब। इससे पूर्व, इससे खोजने से पहले मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल मानते हैं। तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन में हो तो फिर नहीं, आपको राखी गढ़ी को ध्यान में रखना है, ठीक है साहब। कहते हैं गगन नदी के किनारे है, इसकी जो खोज की थी वो सूरज भान और भगवान देव ने की थी, ठीक है साहब। चले, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद साहब आपको पता ही है, अपने ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें ध्यान रखना 10 क्या है, मंडल है, और 1028 सूक्तियां हैं, और 105 58 नहीं 105 80 ऋचाएं, है ना। अब आपको ध्यान में ये रखना है, मंत्रों के उच्चारण को ऋषि को होत कहा जाता है। जो मंत्रों का उच्चारण करते थे उस ऋषि को होत या होता कहा जाता था। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो यहीं से मिलता है, इसके तृतीय तीसरे मंडल से मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शूद्रों का भी उल्लेख है, किनका? शूद्रों का भी उल्लेख है, कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, ठीक है साहब। इसकी 5 शाखाओं के बारे में ध्यान रखना, साकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुक्य। चलो साहब, पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या आपने बार बार पढ़ी है, 18 होती है सब। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना किसने की थी? लोहर्ष।
लोमहर्ष ऋषि ने की थी। ठीक है साहब, लोमहर्ष ऋषि ने की थी। 18 है, अब इनके नाम मैं आपको नहीं बता रहा। सबसे जो प्राचीन है वो ध्यान रखना, मत्स्य मत्स्य पुराण है। ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 7 के देखें, त्रिपिटकी क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक कुछ नहीं है साहब, एक बौद्ध साहित्य है। ध्यान रखना, बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्यों कहा है? क्योंकि 3 भागों में बटा हुआ है, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है साहब। चले आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। प्रथम ऐतिहासिक स्मारक था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वा पूर्व हुआ था। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र। कहां है? बिहार में। ठीक है साहब। इनके गुरु विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य की सहायता से, गुरु कौन है? विष्णुगुप्त, और चाणक्य की सहायता से इसने मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? घनानंद को पराजित कर मौर्य समाज की स्थापना की थी। राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है साहब। 24 वर्ष तक मगध पे उसने राज्य किया था और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें, महावीर स्वामी का जन्म किस स्कूल में हुआ है? तो कहा जाता है महावीर जन्म का जो कुल है वो और कुछ नहीं, घातक घातक कुल है। ठीक है साहब। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, घातक कुल में हुआ था, राजा सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। महावीर स्वामी राजा सिद्धार्थ है के यहाँ, सॉरी पिताजी राजा सिद्धार्थ है। 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ये भी ध्यान रखना है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पिता सिद्धार्थ हो गए। ठीक है, क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। वह माता त्रिशला, इनके जो नाना थे वो चेटक, सॉरी त्रिशला नरेश चेटक की बहन थी, यानी मामा चेटक है। ठीक है। इनके जो उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दिया है ना। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके दामाद जामिली थे, जामाली बने। ठीक है साहब। इतनी सारी चीजें बता दिया आपने स्वामी के बारे में। चलो 9 के बाद देखते हैं 10, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो ध्यान रखना, अपने जो है वो है अग्नुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का अपना उल्लेख मिलता है। ठीक है साहब, ध्यान रखना। इसके अलावा आप ध्यान रखना, महावस्तु में भी मिलता है, भगवती सूत्र में भी क्या मिलता है? 16 महाजनपद। इसमें से कहा जाता है कि मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है साहब, आपको ये ध्यान में रखना है। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी और क्या होगी साहब? मगध की राजधानी थी राजगृह। ठीक है साहब। पुराणों के अनुसार वहद ग्रंथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक का नाम वृहद था, है ना, का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो आपको पता है अशोक ने करवाया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से करा सकते हैं। 11 पे देखिए, तो देखते हैं साहब, आगे देखें। रज्जुक कौन थे? रज्जुक आपको ध्यान में रखना है ना। रज्जुक की जो कहानी आपको मिलती है वो जो अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारों जैसी है, जिसे राजस्व व न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था, है ना। तो कौन थे साहब? आप बता सकते हो, मौर्य शासन के एक अधिकारी थे। ठीक है साहब, रज्जुक, इनके बारे में जानकारी वहां मिलती है। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो साहब आपको ध्यान रखना है, एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है साहब, बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना पाली भाषा में हुई हुई है। ठीक है साहब, चले आगे। राजा खारवेल, राजा खारवेल, ठीक है साहब, किस चेंदी वंश के महानतम शासक थे? ठीक है साहब, राजा खारवेल, राजा खारवेल, ठीक है साहब, किस चेंदी वंश के महानतम शासक थे? तो कौन थे साहब? आप बता सकते हो,
तो ध्यान रखना ये साहब कलिंग वंश के महानतम शासक थे। इनका पूरा नाम क्या होगा? खारवेल कलिंग, है ना। ये वर्तमान में जो जगह है ओडिशा में है ना। खारवेल कलिंग जो उड़ीसा में अभी के चेंदी वंश के महानतम शासक थे। ठीक है साहब, कलिंग जो अभी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, चलो 15 नंबर 16 देखते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य को की उपाधि ग्रहण की, विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाले वो थे साहब चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, जिसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। चले क्वेश्चन नंबर 17 पे चलें। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी, वो थी चोल मंडलम। ठीक है साहब, सॉरी चोल मंडलम क्या, उसकी राजधानी तो कौन सी थी? उरेरू, उरेयरू, उरेयूर। ठीक है साहब, ध्यान रखना ये उनकी राजधानी थी। ठीक है साहब, चलो बाद में उस तंजोर को उन्होंने अपनी राजधानी बाद में बनाया था। ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो आपको पता है, ये तो कोई एकदम सिंपल है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय, इसने कई सारे लिखा है उन्होंने वहां पे, क्या साहब? अभिलेख और इनके मिलते हैं। ठीक है साहब, ध्यान रखना। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था, इसने एलोय अभिलेख, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, एलोय अभिलेख लिखा था, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड काफी चीजें हमारे जो इधर है राजस्थान के उसमें मिलते हैं, एलोय अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों के जो शासक है उनका वर्णन भी काफी मिलता है यहाँ पे। चलो, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर और कहीं नहीं, राजस्थान में स्थित है। ठीक है साहब, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक्चुअली समूह है जो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही राजस्थान में। ठीक है, लगभग इसमें 48 स्तंभ बने हुए हैं, जिसमें नृत्यांगनों के क्या बने हुए हैं? नृत्यांगनों के आपके आकृतियां बनाई गई है। ठीक है साहब, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब ये बनवाया किसने था? भीमदेव प्रथम, है ना, भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह। किसने? विमल शाह ने बनवाया था, है ना। इसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर भी विमल विसाई मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव को समर्पित है। ठीक है साहब, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो साहब, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में बताता जा रहा हूं। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? न्याय दर्शन के प्रणेता और कोई नहीं, गौतम थे। ठीक है साहब, गौतम थे। अक्षपाद गौतम ने इसका प्रवर्तन किया था। न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तर्क तथा निर्णय होता है। ठीक है साहब, चलिए अब जो है मध्यकालीन भारत की तरफ हम पढ़ रहे हैं। हमने जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन भारत के किए तो कुछ मध्यकालीन भारत की करते हैं, आप देखिएगा। ठीक है साहब, तो ओके गाइस, आवाज थोड़ी सी धीरे आ रही होंगी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है अब? ठीक है साहब, देखो अब जो हम करने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन आपका भारत अब पढ़ने वाले। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है देखिए आपकी स्क्रीन पे है, पाल वंश का संस्थापक था। संस्थापक कौन था पाल वंश? ये आपको पाल वंश पता होना चाहिए, बंगाल की साइड का था, है ना। इसके जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। ठीक है, नामक स्थानीय व्यक्ति थे, उन्होंने के द्वारा इस पाल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, इन्होंने ही बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक विश्वविद्यालय ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी बनाया था। ठीक है साहब, राजधानी अगर पाल वंश की बात करूं तो क्या थी? पाल वंश की थी मुंगेर। मुंगेर बिहार में है जो। ठीक है साहब, ठीक है चलो, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? अरे वाह, गीत गोविंद साहब संस्कृत भाषा में के एक महाकवि हैं, जो कि आपको पता ही है राजस्थान के जयदेव, इनके द्वारा गीत गोविंद लिखी गई थी। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी ये कवि थे। ठीक है साहब, जयदेव किसके दरबारी कवि थे? बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के। ठीक है, इन्होंने ये जो गीत गोविंद की रचना की है, इसमें क्या है? राधा व कृष्ण
के बारे में बताया गया है। ठीक है साहब, इनकी एक और रचना है, वो भी ध्यान रखना, रति मंजरी, रति मंजरी। ठीक है साहब, रति मंजरी। चलें, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो सर्वप्रथम जो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था वो भीमद्वितीय था। ठीक है साहब, मूलराज के शासक काल में मोहम्मद गौरी 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय चालुक्य वंश के थे, ये आबू के निकट उन्हें पराजित कर दिया था। संभवतः ये गौरी की प्रथम पराजय थी। ठीक है साहब, चले, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया है, तो पता ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जिसने बेसिकली क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है साहब, और अपनी सत्ता मोहम्मद गौरी ने फिर ये इसको नियुक्त किया था। ठीक है साहब, चलें आगे, आगे चलें। किसको, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का है, एक सेकंड। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है साहब? द्वितीय सिकंदर नाम से अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी, है ना, द्वितीय सिकंदर, ये नाम से जाना जाता है क्योंकि वे विश्व विजेता बना चाहता था। ठीक है साहब, चले आगे बात करते हैं। देखिए साहब, मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं में को उनके कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, दोआब में कर वृद्धि कब की थी उन्होंने? 1325 में की थी। ठीक है साहब, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब कराया था? 1326 में। सॉरी, ये 26 में नहीं था, ये आपका था 29 में। राजधानी परिवर्तन कब किया था? 1326 में। और खुरासन अभियान कब चलाया था? 1330 में। ये तो ध्यान में रखना है, खुरासन अभियान। तो ठीक है, इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा सी। चलें, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तुगलक, सैयद, लोदी, इल्बरी, तुर्क, खिलजी। तो इल्बरी तुर्क जो था गुलाम वंश का था, गुलाम वंश का था। तो गुलाम वंश कब से कब तक था? ध्यान रखना, 1200 से लेकर 90 तक। ठीक है साहब, फिर आया खिलजी वंश। खिलजी वंश है जो 90 से लेकर 1290 से लेकर 1320 तक रहा था, 1320 तक रहा था। फिर आए तुगलक, तुगलक आए, वो आए 20 से लेकर 1414 तक रहे। और फिर बचे सैयद, फिर आए सैयद जो कि 14 से लेकर 51 तक रहे। और लास्ट में लोधी वंश है साहब, ध्यान रखना, 51 से लेकर 1526 तक रहे थे। ठीक है, अब इसको लगा सकते हैं आप। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी साहब हरिहर और बुक्का ने। ठीक है साहब, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या क्यों आए थे? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण में कपिली के में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए ये सेनापति थे हरिहर और बुक्का। ठीक है, इन्होंने, एक संत थे विद्यारण्य, उनके प्रभाव में आके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है साहब, चलें चलें अगला क्वेश्चन देखें। बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? बीजापुर था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो बीजापुर जो प्रसिद्ध था दोस्तों, वो गोल गुंबदों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। ठीक है, गोल गुंबद हुए, है ना, गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान, ऐसे सब नाम चलते थे। ठीक है, जहां पे ये सब कहाँ है? ये कर्नाटका में है। ठीक है साहब, चलें आगे चलें। यात्री और देश आपको बताना है कौन सा किस यात्री से। ठीक है साहब, ये जो नुनिज है, नुनिज पुर्तगाली है, पुर्तगाली है। नुनिज कैसा था? पुर्तगाली था। ठीक है साहब, इसने विजयनगर की यात्रा की थी 16वीं सदी में। जो अबुर रज्जाक है वो फारसी था। ठीक है साहब, इसने देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की अपनी यात्रा की थी। और इतावली, इतावली है जो
इतावली का यात्री कौन है? वो है नकोला कोटी, ध्यान रखना। ठीक है साहब, ये भी विजयनगर आया था 15वीं शताब्दी में। ठीक है साहब, अब देख लेना इस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, हुमायूं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। आपको देखना है कि कौन कौन से सही है। साहब 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने आगरा की गद्दी पर बैठा। पूर्वी भारत का प्रदेशदार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते हुए उसे उसका सामना शेर खान से हुआ था, ये भी पता है, ये भी है। तो दोनों ही इसके क्या है? सही है। चले क्वेश्चन नंबर 12 के चले। आईने अकबरी ये किसने लिखी थी? तो आईने अकबरी साहब लिखी थी अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। ये अकबर के दरबारी थे। अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये 3 ग्रंथ में विभक्त है, तो इसका एक खंड क्या है? आईने अकबरी। ठीक है साहब, ध्यान रखना। और आईने अकबरी अगेन 5 खंडों में विभक्त है। ठीक है। दो अस्पा सिंहस्पा प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, ये प्रारंभ करने वाले थे, ये थे जहांगीर थे। इन दोनों के अंतर्गत क्या था? बिना जात पद बढ़ाए ही मनसाबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दोअस्पा में मनसाबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंहअप्पा में मनसाबदारों को अपने सवार पद से 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है साहब, मनसाबदारों को वेतन, नगद व जागीर दोनों के रूप में व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिए। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण और किसी ने नहीं साहब, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है साहब, इसने दिल्ली का अपना नाम क्या रख दिया था? शाहजहानाबाद। ठीक है साहब, तब उसने किया था। ये 2007 में आपको पता है यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल हुआ था। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? जो मुमताज महल है उसका जो शुरुआत में नाम था वो था साहब अर्जुबंद बानो बेगम। अर्जुबंद बानो बेगम। ठीक है साहब, ध्यान रखना। मुमताज जो महल है, मुमताज महल जो इनका जो जन्म है, ध्यान रखना 1593 में आगरा में हुआ था। ठीक है साहब, शाहजहां की ये तीसरी पत्नी थी। मृत्यु 31 में हो गई थी 1631 में, जिसे आगरा में ताजमहल में दफनाया गया है। ठीक है साहब, चलें। मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ध्यान रखना, मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में करनाल के निकट खाने दोरा के नेतृत्व में मुगल और नादिर शाह की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना की पराजय हुई और खाने दोरा युद्ध में मारा गया। इस पराजय के पश्चात कोहिनूर हीरे से जड़ित शाहजहां निर्मित प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते ताउसू या फिर मयूर सिंहासन जिसे कहते हैं को भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ठीक है साहब, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो साहब ये की थी उन्होंने 1674 में। ठीक है साहब, रायगढ़ के किले में की थी। ठीक है, ध्यान रखना। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु थे, वो थे रामदास जी थे। ठीक है साहब, अब इसको सही सुमेलित कीजिए आप फटाफट, है ना। अमरदास जी जो आपको पता है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की बात करें 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो अर्जुन देव का तो आदि ग्रंथ से हो जाएगा। ठीक है साहब, अब बात करें, इन्होंने अमृतसर का हरि मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था। ध्यान रखना, जो स्वर्ण मंदिर है ना, हर मंदिर इन्होंने ही बनवाया था, अर्जुन देव ने। ठीक है साहब, राजकुमार खिसरो की सहायता के कारण जागीर ने इन्हें फांसी दे दी थी। ठीक है साहब, ध्यान रखना अर्जुन देव के बारे में। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों अथवा 22 भागों में बांटा था, विभक्त किया था। प्रत्येक मंजी एक सिख अधिकार में रखी गई थी। तो अमर जी का संबंध किससे है? मंजी से है। ठीक है साहब, ध्यान रखना। दल खालसा, ये जो दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह ने की थी और जो मीरी और पीरी परंपरा है वो हर गोविंद सिंह ने प्रारंभ की थी।
तो देखिएगा सुमेलित हमें जो करना है, रामदास जी है, हमने देखा था रामदास जी को, और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जरा आप देखें। अच्छा, हमें सही सुमेलित है, आपको तो सही सुमेलित वाला ढूंढना है। तो सही सुमेलित वाला तो बी आदिगंत वाला है ना, अमरदास मीपी नहीं, ये तो सब नहीं। आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है साहब, मैंने सोचा सारे एक से एक मिलाना है, नहीं, सही आपका अर्जुन देव है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जो जन्म स्थान था वो तलवड़ी था, तलवड़ी। ठीक है साहब। अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था? जो अकाल तख्त है वो भाई पांचों तख्तों में सबसे पहला तख्त है। इससे सिखों के छठे गुरु हरि गोविंद सिंह ने बनवाया था। न्याय संबंधी व सांस्कृतिक विषयों पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हरि गोविंद जी। ठीक है साहब। रामायण का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। ठीक है साहब। अकबर के कहने पे कराया था, 4 साल लगे थे इसको। ठीक है, चलिए साहब, अब आधुनिक भारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा माइंड ओपन हो जाए। पेपर जाने से पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी अति आवश्यक होती है। चलिए साहब, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब देखो, जो चिलिया वाला का युद्ध है वो अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था। तो अंग्रेज और सिखों के मध्य, ये तो सही नहीं है, डलहौजी वाला नहीं। खुर्जा का जो युद्ध है वो निजाम व मराठों के मध्य हुआ था। वाडीवांश का जो युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था। और यही आपका सही हो जाएगा आंसर, यही सही है। और जो बक्सर का युद्ध है वो तो बंगाल के मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर के मुंद्रों के मध्य हुआ था। तो आंसर हो जाएगा बी। कुली खान ने ढाका में अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी जो राजधानी है वो बना ली थी मुर्शिदाबाद। ठीक है साहब, मुर्शिदाबाद उन्होंने स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है साहब। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की को दीवानी प्रदान की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाले और कोई नहीं, शाह आलम द्वितीय था, है ना। इसको मतलब इलाहाबाद की संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी ने संरक्षणता स्वीकार करनी पड़ी, है ना। उसे इलाहाबाद में रखा गया। कंपनी द्वारा अवध के नवाब से कड़ा व मणिकपुर से लाया गया। उसे मुगल शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। ठीक है साहब, ये आपको ध्यान में रखना है। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। महाराजा रणजीत सिंह ने के राज्य की राजधानी थी? तो शेरे पंजाब नाम से प्रसिद्ध रणजीत सिंह है, इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है साहब। अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकाफ के मध्य हुई थी। इसके कुछ बिंदु थे कि सल्तनत नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। सल्तनत के पूर्व रियासतों को अंग्रेजों के अधीन हो गई। ठीक है साहब। और लुधियाना में एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखी गई ताकि रणजीत सिंह अंग्रेजों पर आक्रमण न कर सके। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वो थे ऑप्शन नंबर बी, सी राज गोपालचारी। ठीक है साहब, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साहब। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल व प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना, ध्यान रखना। चलो अब देखो, आंग्ल मसूर युद्ध, 4 आंग्ल मसूर युद्ध हैं, आपको देखने हैं, बनाने हैं, कोशिश करने, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। तो प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध है वो 67 और 69 में हुआ था। ठीक है, सुमिलित नहीं है, आपको ढूंढना है। ठीक है साहब, मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। द्वितीय है आंग्ल मसूर संधि, वो 80 से 84 के बीच में चला था, ये भी सही है। मंगोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध वो है 90 से 92 तक चला था। तो वो आपको पता है श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। और चौथा आंग्ल मसूर है ये आपका 79 में हुआ था। तो ये गलत हो गया, डी आपका आंसर आ जाएगा, डी गलत है। इस दौरान अंग्रेज जनरल लॉर्ड वेल्लेजी थे। एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई थी। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं।
इधर चलते हैं हम थोड़ा, या इधर ही चल लो, इधर चलना पड़ेगा हमें। चलो, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो आपको पता है बंबई से थाने के मध्य चली थी, है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन नंबर बी ने चलाया था। ठीक है, 1853 में चली थी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो आपको पता है माउंट बेंटन थे, माउंट बेंटन था। ठीक है साहब, चलें। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसके ऑप्शन आपको मैं ऊपर देता हूं, ध्यान रखना। कौन था? एनएल बरो, एनएल बरो। चलो देख लेते हैं, ऑप्शन भी देखो आपके सामने। एनएल बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है साहब। भारत में स्व स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारत में स्थानीय संसाधन है वो रिपिन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये लगाया था बेंटिंक ने, बेंटिंक ने। ठीक है साहब। सर टॉमस मिनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? ये साहब संबंधित थे रेतवाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है साहब, ध्यान रखना इसका। अगला देखें, महालवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? महालवाड़ी जो व्यवस्था है वो हाल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी साहब, वो की थी पंजाब में। ठीक है साहब, ध्यान रखना। व्यापकगत लेप्से का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है व्यापकगत का सिद्धांत या राज्य की हड़प नीति, ये लॉर्ड डलहौजी ने चालू की थी, डलहौजी सी। ठीक है साहब। भारतीय संविधानता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सरकारी इतिहासकार किन्हें माना जाता है? वो थे एस सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है साहब। चलो, सूची दी गई है, आपको सुमेलित करना है, फटाफट करें। एक तरफ झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, इधर आपके सामने ये है। देखिए, आप बनाने की कोशिश कीजिए। झांसी में तो विरोध हुआ था, उसका नेतृत्व आपको पता है लक्ष्मीबाई ने किया था। दमनकारी कौन था? दमनकर्ता कौन था? ह्यूरोज, है ना। तो झांसी का जो है वो रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ जो नेतृत्व करते थे वो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी। और वहां कौन था? कौनिल था, कौनिल। कानपुर के कौन थे? अजीमुल्ला खान थे, अजीमुल्ला खान थे कानपुर के। परंतु वहां कौन था? वहां पे भी कौनिल कैंपबल था। ठीक है, वहां पे भी दमनकर्ता कौन थे? ये थे। फैजाबाद की करूं तो वो कौन हो जाएंगे? मौलवी अहमद मुल्ला शाह, कर्नल नीमा दमन करता थे। ठीक है साहब, बना लिया आपने। चलें, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ था? ये साहब इसका संस्थापन देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा किया गया था। इसका प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। ठीक है साहब, बी आंसर हो जाएगा। ये भी आपको मिलाने हैं, समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। तो बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने किए थे। लीडर ये मदन मोहन मालवीय द्वारा, और बचा क्या? सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। चलिए, ब्रह्मा समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? ये आधारित है अद्वैतवाद पे, अद्वैतवाद पे। ठीक है साहब। चलें, राजा राम मोहन राय ने की थी, आपको भी पता ही होना चाहिए। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े किससे थे? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है साहब। चलें आगे। निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो साहब थे नेटिव मैरिज एक्ट। ब्रह्मा विवाह में लड़कियों की जो विवाह न्यूनतम आयु 14 इयर्स और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था। किसने निभाई थी साहब? केशवचंद्र सेन ने। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है अहमिया आंदोलन था, उसकी स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। ये आपका आंसर, सॉरी क्या देख रहे हैं हम? अलीगढ़ आंदोलन है,
ठीक है साहब, देखें कौन सा सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित इसमें वो है फरेजी आंदोलन, शरीर तुल्या। ठीक है साहब, देखें आप भी देखें एक बार। चलिए, तो अहमदिया आंदोलन है वो साहब, इसकी स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद, है ना, तो मोहम्मद उल हसन नहीं, ये गुलाम अहमद होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चले, जिया तरंग आंदोलन कहां पर आरंभ हुआ था, ध्यान रखना ये नागालैंड में आरंभ हुआ था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल के ने भाग लिया था, उक्त गवर्नर जनरल और अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था, तो वो था लॉर्ड बिलिंगटन। बिलिंगटन ने लिया था 31वें अधिवेशन, जो कि हुआ था 1915 में। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये थे साहब जयप्रकाश नारायण। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान लिया था, वो लेने वाले थे अय्याब अब्बास देव जी। ठीक है साहब, ये कुछ क्वेश्चन थे आपको मैंने कराए। आई होप आपको पसंद आई होंगी क्लास। आई तो लाइक जरूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।